नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और ज्वालापुर कोतवाली के पास वाल्मीकि बस्ती में कंबल के गोदाम में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपेटें दूर दूर तक दिखाई दी और आग लगते ही मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड की इसकी जानकारी दी गई और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। कंबल के गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। प्रदेश में धामी सरकार ने प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा तो की है, पर अभी तक इसका कोई जियो नहीं होने देना जा रहा है और भवन मानचित्रों को लेकर अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिसको लेकर अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने स्थानीय चौघना पाटा में धरना प्रदर्शन कर प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण के आधे अधूरे फरमान से लोग असहज हैं और साथ ही यहां पर भवनों के निर्माण नहीं हो रहे हैं, जिससे यह कि अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि प्राधिकरण को और सरलीकरण किया जाएगा और जबकि ऐसा नहीं हो रहा है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। छह वर्ष पूरे होने को हैं। अल्मोड़ा नगर के ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। विकास प्राधिकरण के नाम पर जो विसंगतियां यहाँ के लोगों पर थोपी गई हैं, जिसका शिकार यहाँ के लोग हुए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, यहाँ के मजदूर, यहाँ का व्यवसाय सब इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि विकास प्राधिकरण में हमने बहुत सारी छूटें दे दी हैं। मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि शहरी विकास मंत्री आज वो तो इस मंत्रिमंडल में नहीं है। मंगलवार देर रात हरिद्वार में तेज आंधी के साथ बाद में कई जगह पेड़ गिरने से 4 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं और तेज आंधी और झमाझम बारिश के चलते यहां के ज्वालापुर स्थित कटहरा बाजार में अंसारी मार्केट के पास अचानक पीपल का पेड़ गिर गया और जिससे कि चपेट में कई लोग आ गए और मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने किसी तरह 3 को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 साल का एक मासूम अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि हरिद्वार के लालजी वाला इलाके में भी पेड़ गिरने से 2 लोग चपेट में आ गए हैं और जिसमें सोनीपत से आए एक श्रद्धालु की मौत हो गई है और घटना स्थल पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। देखिए, अचानक से जो आंधी तूफान आया, इसमें एक ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना। लोग वहाँ पर आवाजाही भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफी सारी गाड़ियां उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, चूंकि एक पेरेंट्स है, उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा, तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा भी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया, तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूंकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। इसी तरह चमगादड़ टापू के पास भी पेड़ गिरने के पर एक सोनीपत के यात्री थे, उनकी डेथ हुई है अभी जो रिपोर्ट हुई है।
और कुछ हमारे श्यामपुर एरिया में भी पेड़ गिरने के कारण हमारे पुलिसकर्मी लगे थे, वहां भी उनको थोड़ी इंजरी आई है। तो लेकिन अभी देखा जाए तो जो मेन यहां पर घटनास्थल था ज्वालापुर का, इसमें सभी इंजर्ड को हमने निकाल लिया यहां से। और उत्तराखंड में 24 से 26 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 24 और 25 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 26 मई को येलो अलर्ट रहेगा और 27 से मौसम फिर से शुष्क रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक ओलावृष्टि, बारिश और बिजली चमकने और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारियों की अलर्ट किया गया है और वहीं चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। देर रात आई आंधी और बारिश ने आम आदमी का जीना तो मुहाल कर दिया है। वहीं आम की फसल पर भी तेज हवाओं के कहर की मार पड़ रही है और किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, लेकिन तेज आंधी के कहर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आम का बढ़िया उत्पादन तो हुआ, लेकिन फल आंधी के कारण झड़ने से किसानों के सामने मुनाफा कमाना तो दूर, अब लागत वसूलने का भी संकट खड़ा हो गया है। जसपुर में आम की फसलों पर आंधी का भारी असर हुआ है और वहीं अगर किसानों की माने तो आम की फसल बर्बाद हो गई और लाखों की लागत लगाने वाले बावजूद भी फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहां किसान इस बात को लेकर काफी परेशान है और इस बार आम की पैदावार लागत से वसूल नहीं पाएंगे। क्या बोलते हैं, ये जसपुर में हमारा बाग लगता है और इस बाग से कम हमारा अभी तो ये पहली आंधी आई है तो इतना नुकसान है। अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान और हो सकता है हमारा। इसमें कम से कम समथिंग 80% था, 80% और 20% गिर चुका है। इस टाइम गिर चुका मतलब 60% बचा है। अभी पहली आंधी है तो 60 बचा है, अभी और आंधी आएंगे तो पता नहीं कितना और गिरेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों पे ध्यान दें। हमने ठेके पे लिया था ये, हमारे बच्चों को भी कुछ 4 बजे जाएंगे बकरीद हमारी सिर पे आ रही सर जी। आज आंधी ने पिछली बार से आंधी आई तो सारे पेड़ देखो आप, सारे पेड़ों में आम भी नीचे गिर जा रखे, सारे गुद्दे टूट के पाक के, इसमें भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ हमारा। बंदर भी हैं, बंदर आते थे तो वो तो हमने पहले भगा दिए थे, लेकिन इसमें बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। ये है कि हम चाहते थे, हमने यार हमारा गरीब आदमी है, मैंने दो चार पैसे उनको बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा हमारे पास। सारे पेड़ों को आप देख सकते हो सर कि कैसी हालत हो रही है। तो अगर सरकार हमें चाहती है तो भी हमारे वो कर देगी, हमें दो थोड़ा बहुत जो भी मिल जाए हमारे बच्चों के लिए। नहीं मिल पाएगा। जब आंधी चढ़ेगी तो सर आम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आम तो इस टाइम महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा होगा आम। हम कहाँ से पैसा भरेंगे, मालिक का कहाँ से पैसा देंगे साहब, ये बताइए। आपसे पूछ से कुछ आप हमारे लिए कुछ करें आप। 3.5 लाख का था ये बाग। कोई बिल्कुल कोई किसी पेड़ पे किसी पे 2 दाना है, किसी पे 3 दाना है और कुछ नहीं दे रहा। आप भी करा सकते हो, जैसे वो कर सकते हैं, सरकार करेगी थोड़ा बहुत हमें दे कुछ, हम मालिक से भी गुजारिश करेंगे कुछ। तो भाई साहब जब पेड़ पे होगा, जब महंगा हो गया कहाँ से होगा, जब पेड़ पे नहीं है तो डालिए कुछ पेड़ सब खाली है। 550 पेड़ हैं इसके अंदर बाग के।
समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू करने की बात काफी समय से चल रही है और जिसके लिए सरकार ने भी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि प्रदेश वासियों को एक ही कानून के अंतर्गत लाने का काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जनता को जागरूक करने के लक्ष्य के साथ यूसीसी के विशेषज्ञ समिति देहरादून स्थित IRDT सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने द्वारा समान नागरिक संहिता के बारे में अपना पक्ष रख और किस तरह से प्रदेश के लिए यह कानून बेहतर साबित हो सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि समिति द्वारा अब तक यूसीसी को लेकर 75% ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ड्राफ्ट के पूरे होने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और जिसके बाद इस कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो बहुत काम थोड़ा बाकी है। आज पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। कल हम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, उनके सब सुझाव है, वी विल कंसिडर देम। और अभी थोड़ा सा ड्राफ्ट है, तैयार है, पर हम अभी कह नहीं सकते कि कभी होगा क्योंकि बहुत विचार करके करना है, ये बहुत बड़ा काम है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो मेरे सहकारी है उनका साथ है, मैं बहुत जल्द में आपको इससे मिल जाएगी। दिक्कत ये तो है और दूसरी बात मैंने सुनी कि कानून जो बन रहा है अभी आया नहीं है, इसमें थर्ड जेंडर को नहीं रखा गया है, LGBTQ को नहीं रखा गया है, इसीलिए हमें बुलाया गया था कि अपनी आवाज़ रखें हम, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। आशा यही है कि जहाँ तक मेरी बात हुई है जिन लोगों से कि हम लोगों को भी अधिकार मिलेंगे इनमें। आज के डेट में जैसे हम लोगों के साथ ट्रेजरी बहुत सारी होती है तो हमारी कोई सुनता नहीं है। जैसे पुलिस थाने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज़ लेके जाए तो कोई नहीं सुनता है, तो इसीलिए सिविल कोर्ट आए। खबर अल्मोड़ा से है जहां स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म यात्रा के बाद अल्मोड़ा आने के 125 साल पूरे होने को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि नारी सशक्तिकरण और युवाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कई गणमान्य लोग भी जो है उपस्थित रहे और कोश्यारी ने कहा कि स्वामी 3 बार अल्मोड़ा आए और उनका यहां से बड़ा ही लगाव था और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद के संदेश को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी 3 बार अल्मोड़ा आए। शिकागो जाने से पहले भी उसके बाद भी उनका यहाँ से विशेष लगाव था और आज ये जो आयोजन किया गया है ये सचमुच प्रशंसा के योग्य है। मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, हमारे नागरिकों को स्वामी जी को पढ़ना चाहिए, उनके संदेश को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए इस देश की जो कल्पना उनकी थी या उनकी कल्पना को जो आज हमारे प्रधानमंत्री साकार करना चाहते, उस सब में सबको सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। भतरौज खान रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन भतरौज खान में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि क्षेत्र के विकास योजनाओं के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सिंचाई, पेयजल निगम, जल संसाधन को पंपिंग योजना का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और शादी, विवाह और पूजा पाठ में पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विभागीय अधिकारी को भी निर्देश दिए। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता ओंकार पांडे, आरएस अधिशासी अभियंता अमित भारती समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड के पास गोपीनाथ
डेंटल क्लिनिक में ओपीजी एक्सरे सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। सेंटर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने रिबन काट कर किया। बता दें कि जिले में पहली बार ओपीजी एक्सरे मशीन लगी है और पहले लोगों को ओपीजी एक्सरे करवाने के लिए श्रीनगर, देहरादून जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। इससे लोगों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। ओपीजी एक्सरे सेंटर का शुभारंभ होने से अब यह सुविधा लोगों को अपने ही शहर में मिल सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष उषा पासवान ने इसे शहर की उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस मशीन के लगने से लोगों को अब श्रीनगर और देहरादून जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। गोपीचंद नगर में पहली बार जनपद चमोली में ओपीजी मशीन जो लगाई है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जबकि ऐसे मशीनें श्रीनगर से आगे कहीं नहीं थी। हमारे जनपद चमोली का सौभाग्य भी है। मैं मैडम को और डॉक्टर साहब को बधाई दूंगी कि पहली बार हमारे गोपेश्वर में ओपीजी मशीन का जो ओपीजी मशीन लगी है उसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ और धन्यवाद करूंगी। और जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारी ओपीजी मशीन लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। जिन लोगों को असुविधा है वो यहाँ पर इस चीज़ का इस सुविधा का वो ले ध्यान लें और ये हमारे आगे के लिए बहुत अच्छी पहल है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं के सियासी दौरे हैं और इन दिनों चर्चा में है। हरिद्वार से एक तरफ मदन कौशिक अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी है और इसके अलावा तीसरा नंबर लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे नरेश बंसल का भी है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार से लोकसभा सीट को लेकर कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको पूरी तरह से केंद्रीय बोर्ड तय करेगा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जो है केंद्रीय संगठन का हमारा बोर्ड तय करता है और मुझे लगता है कि हमको उसका वेट करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जिसका होगा वही व्यक्ति जो है, वही जनप्रतिनिधि जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों ही नेता हरिद्वार सीट से अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए सभी नेता अपने अपने स्तर से तैयारी करते हैं, लेकिन उनका टिकट केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान फाइनल करता है। ऐसे में जिस तरीके से किसी भी नेता को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और चुनाव को लड़ने वाले लोग स्वाभाविक बात है अपनी दावेदारी करते हैं और मैं समझता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे हरिद्वार में टिकट देना है। जिसे टिकट मिलेगा कांग्रेस के तमाम साथी उनको जिताने में अपना पूरा योगदान देने का काम करें। प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में जो लोग रह रहे हैं, सरकार उन सभी का सत्यापन करवाएगी और सरकार के इस पहल पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर सत्यापन करवाना चाहती है तो करवाए। यह सरकार के इंटेलिजेंस की पूरी तरह से फेलियर है और धार्मिक स्थलों में ऐसे संदिग्ध लोग निवास करते हैं। धार्मिक स्थलों में जो लोग रह रहे हैं उनके सत्यापन की बात अगर सरकार ने कही तो सत्यापन करे, इसमें बयान देने की कहां आवश्यकता पड़ रही है। और कहां है प्रदेश का खुफिया तंत्र अगर असामाजिक तत्व जो है
उसने धार्मिक स्थलों पर है या उन्होंने प्रवेश किया है, तो इंटेलिजेंस तो फेलियर है सरकार की। उत्तराखंड वन विभाग की ओर से वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को वन मंत्री ने लगातार जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है और जहां पर भी वन भूमि है वहां पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि उन तमाम धार्मिक स्थानों पर नहीं तोड़ा जा रहा है और जो वन भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कार्रवाई के दौरान वन विभाग के जमीनों पर अवैध तरीके से बनाए गए मजारों को तोड़ा गया और इसके साथ साथ कई मंदिरों को भी तोड़ा गया। लगातार हटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो किसी लोगों का पर्सनल कब्जा हो, तो बहुत सख्ती से पूरे विभाग के साथ निर्देश दिए गए कि सख्ती के साथ वैसे कब्जों को हटाया जाए। देखिए, चिन्हीकरण तो लगातार, ये तो कंटिन्यू प्रोसीजर, लगातार चिन्हीकरण हो रहा है, लेकिन 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को भी हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक विकासखंड कलजी खान सभागार से आयोजित हुई और बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बैठक में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। 21 जून योगा दिवस, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और विभाजिका दिवस को भी लेकर भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और 10वें वर्ष में सरकार चल रही है। वैसे तो मोदी जी ने हर वर्ष के कार्यकाल के सारे विषय किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अभी क्योंकि 9वां वर्ष के बाद हमने तय किया कि पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान हम लोग चलाएंगे। उसी के तहत आज ये जिले की कार्य समिति की बैठक है। इसके बाद हम लोग मंडलों की बैठक करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के अंदर बड़ी जनसभा होगी जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आगमन होगा, मीडिया से जुड़े लोगों से हमारा संपर्क होगा। प्रत्येक दरवाजे तक ही नहीं, घर के अंदर तक जाकर मोदी जी के लिए आशीर्वाद देने का हम लोग काम करेंगे और 20 से 30 जून तक हमारा ये कार्यक्रम हर घर कमल इस अभियान को लेकर केंद्र सरकार उपलब्धियों को लेकर, राज्य सरकार उपलब्धियों को लेकर हम लोग जनता के पास तक जाएंगे। उसकी आज प्रारंभिक बैठक है और धीरे धीरे इस क्रम को शक्ति केंद्र बूथ तक पहुंचाएंगे। पौड़ी जिले के विकासखंड कलजी खान के जनता को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले राजकीय महाविद्यालय भवन की सौगात मिलने जा रही है, जिसका उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। धन सिंह रावत ने इस दौरान कलजी खान क्षेत्र की जनता का भवन के लिए 30 नाली जमीन निःशुल्क देने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 1 वर्ष के भीतर कॉलेज का भवन बनाकर तैयार हो जाएगा, जिस क्षेत्र के जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया बहुत ही सार्थक प्रयास है और ये जो है RWD विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा इस काम को कराया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो राजकीय महाविद्यालय है, इसका निर्माण लगभग 1 वर्ष में कर लिया जाएगा। इससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ होगा। इससे पलायन की समस्या का बहुत दूर तक निदान हो जाएगा। कितनी लागत से बन रहा सर ये? इसकी लागत 498 लाख रुपए है। कब तक इसे पूरा करना है? ये लगभग 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ के जैसे बच्चों को काफी फायदा होगा इससे? यहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा है, जिन बच्चों को सतपुली और देहरादून जाकर के हायर एजुकेशन लेनी पड़ती है। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
कि उन्होंने जो अपना यहाँ पर बच्चों के हित के लिए जो पिछले कार्यकाल में घोषणा की थी, आज उसका शिलान्यास करने के लिए उन्होंने समय दिया है। उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त कर रहा हूँ और इस अवसर पर मैं श्रीमान केश कोहली जी का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बहुत प्रयास किया पिछली बार और इस डिग्री कॉलेज लाने में उनका भी बड़ी रूप से ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो महाविद्यालय खुला है, इसका दूरगामी लाभ बहुत ज्यादा होगा और सारे बच्चों को, सारे क्षेत्रवासी लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर विषयों का थोड़ा अभाव है। माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम विषयों को खोल देंगे, एक विषय के तो इसी वर्ष में खोल देंगे। तो निश्चित रूप से महाविद्यालय जो मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक महाविद्यालय नहीं थे और यहाँ के छात्र छात्राओं को हमें यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए वो मिल गया है और हमें बहुत सारा परेशानी होती है ऊपर, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी है और वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पानी भी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें नीचे से लाना पड़ता है पानी। और जब यहाँ डिग्री कॉलेज बन जाएगा, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे हॉस्टल बनेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं सबसे पहले तो कलजीखाल के सामान्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने लगभग 30 नाली जमीन डिग्री कॉलेज के लिए निःशुल्क दी है और अब लगभग 4.5 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। मैं अपने विधायक जी का, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुल गया है और लगभग 50 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। एक वर्ष में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और मैं कह सकता हूँ कि अब कलजी खाल के गरीब बच्चे अब कलजी खाल के डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम भविष्य में एक हॉस्टल भी बनाएंगे लड़कियों के लिए, खेल का मैदान भी बनाएंगे, पुस्तक और फर्नीचर भी पूरा जो है बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे दूर दराज की लड़कियां आती हैं और वो लड़कियों के लिए हम एक हॉस्टल भी बनाएंगे। जैसे डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक छात्राओं के लिए छात्रावास। ब्लॉक कलजीखाल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ पर ये महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। और जैसे कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे जितनी इस विद्यालय में बेटियां हैं वो यहीं से पढ़कर कुछ अच्छा बने, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जैसे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है यहाँ पर कि हम डिग्री कॉलेज के साथ साथ लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी वही कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर सुरेंद्र सिंह नेगी से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट वाले मामले में सुरेंद्र सिंह नेगी को न्याय दिलाने के लिए रणनीति भी तैयार की। और भुवन कापड़ी ने सुरेंद्र सिंह नेगी को मारपीट प्रकरण में वही दिलाया गया। आपको बता दें कि प्रेमचंद के खिलाफ उतर चुकी है और अब सदन में भी मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। जब जब जनता का विश्वास कानून व्यवस्था और नेतृत्व में से उठता है तब ऐसी महापंचायतें होती हैं और जो ऋषिकेश के लोगों ने ये महापंचायत का आयोजन किया है ये सराहनीय है, क्योंकि अगर समाज में इस तरह की घटनाएं होंगी और एक आम आदमी जब पीड़ित होगा और शासन प्रशासन भी न्याय नहीं दिला पाएगा तो महापंचायतें करनी पड़ेंगी। और मैं इस महापंचायत में जरूर आता, लेकिन पहले से मेरा एक छात्र संघ का प्रोग्राम बड़कोट में लगा हुआ है, मुझे वहां जाना है, इस कारण नहीं आ पाऊंगा। मैं आप सब लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में नेतृत्व करने वाले लोगों को जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी कर रहे हैं उन सबको कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम कानून की बात करते हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो कानून बनाने की बात करते हैं। अगर हम खुद ही पालन नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।